हेलो स्टूडेंट्स। सो टोपोलॉजी की इस लेक्चर में सबसे पहले हम जो हमने कॉम्पैक्टनेस ऑफ मेट्रिक स्पेसिस किया है उसको एक समराइज कर लेते हैं उसको। देखो, सबसे पहले हमने इसमें, अगर हम इसको स्टार्टिंग से देखें तो सबसे पहले हमने कॉम्पैक्टनेस फॉर मेट्रिक स्पेसिस में बल्जानो-वेस्टर्स प्रॉपर्टी एंड सीक्वेंसली कॉम्पैक्टनेस की डेफिनेशंस करने के बाद एक हमने थ्योरम करा था कि जो भी मेट्रिक स्पेस सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट होगा वो उसके पास बल्जानो-वेस्टर्स प्रॉपर्टी भी होगी। ठीक। आफ्टर दैट वी हैव prove that every compact metric space has Bell-Janos-Weierstrass property। जो भी compact metric space होगा उसके पास Bell-Janos-Weierstrass प्रॉपर्टी होगी। और पीछे वाले थ्योरम में हमने प्रूव कर रखा है कि जिस मेट्रिक स्पेस के पास Bell-Janos-Weierstrass प्रॉपर्टी होगी वो मेट्रिक स्पेस सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट भी होगा, और अगर मेट्रिक स्पेस सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट है तो उस मेट्रिक स्पेस के पास Bell-Janos-Weierstrass प्रॉपर्टी होगी। Then after that we discuss we have लिवेग नंबर की बात करी थी हमने। सो लिवेग नंबर के बाद हमने लिवेग कवरिंग लेमा में हमने ये डिस्कस किया था कि जो भी सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस होगा उसके हर ओपन कवर के पास एक लिवेग नंबर होगा। ठीक। आफ्टर दैट वी हैव नेक्स्ट डेफिनेशन इज एप्सिलॉन नेट सेट। सो इसके बाद हमने ये डेफिनेशन टोटली बॉन्डेडनेस की करी थी। तो इसमें यह था कि जो भी मेट्रिक बॉन्डेड मेट्रिक स्पेस को टोटली बॉन्डेड तभी बोलेंगे अगर उसके पास एक हर एप्सिलॉन के लिए एक एप्सिलॉन नेट होगा। ओके। एंड देन एवरी सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस जो है वो टोटली बॉन्डेड होता है। ये हमने प्रूव करा था कि जो भी सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस है वो टोटली बाउंडेड होगा। नाउ हमने लास्ट थ्योरम प्रूव करी थी कि जो भी सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस होगा वो कॉम्पैक्ट होगा। तो हमने प्रूव किया करा था कि जो सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट है तो वो टोटली बाउंडेड है, और फिर हमने यहाँ पे इसको यूज करके हमने प्रूव करी जो सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस होगा वो कॉम्पैक्ट भी होगा। और हमने यहाँ पे थ्योरम की थी दिस वन जो कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस है उसके पास Bell-Janos-Weierstrass प्रॉपर्टी होगी। ठीक। और अब हमने ये लास्ट थ्योरम प्रूव करी है यहाँ पे कि जिसके पास जो सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस होगा वो कॉम्पैक्ट होगा। तो इन सारी को अगर हम समराइज करें, इसकी समरी बनाए, तो समरी इस तरह से बनती है कि एक तो हमने प्रूव कर लिया कि ये तो पहले हमने तो प्रूव कर रखा है कि जो सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट है और जो Bell-Janos-Weierstrass प्रॉपर्टी है ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट होती है। जो मैट्रिक स्पेस सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट होगा तो वो Bell-Janos-Weierstrass भी उसके पास Bell-Janos-Weierstrass प्रॉपर्टी भी होगी। नाउ हमने ये एक नई चीज हो गई कि अगर x कॉम्पैक्ट है तो वो x सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट भी होगा और उसके पास Bell-Janos-Weierstrass प्रॉपर्टी भी होगी। और ये बोथ वे ट्रू हो गया। अगर हम सारी पूछी थ्योरम्स को कंबाइन करके देखें तो वी कैन से कि, तो इस समरी में मैंने देखो क्या लिखा हुआ है कि if x is a metric space then following three conditions all of are equivalent to one another। तो 1 होगा तो 2 होगा, 2 होगा तो 1 होगा, 1 होगा तो 3 होगा, 3 होगा तो 1 होगा। तो कीप इन माइंड कि अगर x, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो अगर x कॉम्पैक्ट है तो वो मैट्रिक स्पेस सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट भी होगा, Bell-Janos-Weierstrass प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करेगी उसके पास,
और बल्जेनो-वेस्टर्स प्रॉपर्टी है तो वो कॉम्पैक्ट भी होगा, बोथ वे, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट वी हैव डिस्कस्ड इन compactness for metric spaces. Now the last थ्योरम है इसमें, एस्कोली थ्योरम फॉर कंपैक्टनेस। तो इससे पहले एक थ्योरम का जरूरत पड़ेगा हमें, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो दैट थ्योरम इज एनी कंटीन्यूअस मैपिंग ऑफ compact metric space, statement of the theorem is any continuous mapping of a compact metric space into a metric space is uniformly continuous. तो प्रूफ करते हैं इसकी। देखिए हमारे पास एक मैपिंग है और कॉन्टिन्यूस मैपिंग है, तो चाहे हम उसको एफ ही मान लें, इट मीन दैट अगर हमारे पास एक मैपिंग है और उसका जो डोमेन है वो कंपैक्ट मेट्रिक स्पेस है और उसका जो को डोमेन है वो सिंपली मेट्रिक स्पेस है, ठीक। हमने कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस का मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन पता होगी। और फिर भी अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, जब भी हम एक डेफिनेशन की बात करते हैं, रियल में बात करें कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास किसी फंक्शन में किसी इसमें कॉन्टिन्यूस है तो हर पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस होगा। तो अगर हम हर पॉइंट पे डिस्कस करना है तो 2 पॉइंट ले लिए हमने। तो मीन टू से दैट अगर एक्स डैश पे ये कॉन्टिन्यूस है तो एप्सिलॉन के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, तो एक्स और एक्स डैश के बीच में भी ये डेल्टा से कम होना चाहिए, और ये जो डेल्टा और एप्सिलॉन है वो आपस में डिपेंड करेगा। और इनफैक्ट ये डेल्टा जो है एप्सिलॉन के साथ साथ एक्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा। जैसे जैसे एक्स चेंज होगा, अलग अलग पॉइंट्स के लिए हम डिस्कस करेंगे, तो जैसे एक्स की वैल्यू चेंज होगी तो हमें डेल्टा चेंज करना पड़ेगा, डेल्टा चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसको, ये तो होती है कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन। अगर एक्स की एक्स डैश पे अगर हम चेक कर रहे हैं तो डेल्टा की कुछ वैल्यू आई, और जैसे ही एक्स की जगह हमने एक्स डबल डैश या एक्स वन एक्स टू कुछ किया, चेंज किया, और डेल्टा चेंज हो रहा है, इट मीन दैट वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूसली हो सकता है। तो अगर ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी होगी तो डेफिनेटली जो डेल्टा है वो ओनली आपका एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा, फिर एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर? क्योंकि इसके एक्स के पास बहुत ज्यादा पॉइंट्स होंगे। अगर उन सभी पॉइंट्स के लिए एक सिंगल डेल्टा काम कर जाए, एक सिंगल डेल्टा काम कर जाए, सभी एक्स के लिए ये प्रॉपर्टीज, जो हमारी 2 प्रॉपर्टीज हैं, ये होल्ड कर जाए सिंगल डेल्टा के लिए, बार बार एक्स को चेंज करने, क्योंकि ऑब्वियस है जब अलग अलग पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हमें सभी पॉइंट्स के ऊपर चेक करना पड़ेगा। तो इट मीन दैट जैसे जैसे हम एक्स को चेंज कर रहे हैं और हमें डेल्टा भी चेंज करना पड़ रहा है, ठीक, तो इट मीन दैट वो फिर सिंपल कंटिन्यूस होगा, वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं हो सकता। तो इस तरह से अगर कोई डेल्टा में मिल जाए, डेल्टा और एप्सिलॉन तो आपस में डिपेंड करने ही करने हैं, लेकिन
हमें डेल्टा बोलो या एप्सिलॉन बोल लो, आप कोई एक ऐसा नंबर मिल जाए कि जिससे ये जो प्रॉपर्टीज है ये सभी एक्स के लिए होल्ड कर जाए फॉर सिंगल this delta, then we can say this f is uniformly continuous. Okay, so this is all about uniformly continuous. तो यहाँ पे हमें फंक्शन दिया है कि वो कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन हमें प्रूव करना है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे f ले लिया, f इज मैपिंग x to y, v एक continuous mapping, continuous mapping where x is compact metric space and y is a metric space. x आपका कंपैक्ट है और y जो है वो सिंपल मेट्रिक स्पेस है। तो सबसे पहले दो स्पेसिस है तो सबसे पहले इनके मेट्रिक ले लेते हैं। मान लेते हैं d1 जो है वो x का मेट्रिक है एंड d2 जो है वो विद matrix of x and y। तो हमने ले लिया एप्सिलॉन, फिक्स कर लिया हमने, लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0 बी गिवन। और अब हम इसके लिए हम अब डेल्टा ढूंढेंगे जो ओनली एप्सिलॉन पे डिपेंड करे, है ना, वो एक्स की अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड ना करे। तो सबसे पहले हमने ले लिया फॉर ईच पॉइंट स्मॉल एक्स एंड कैपिटल एक्स consider its image f of x एंड इस इमेज के ऊपर एक ओपन स्फीयर बना लिया एंड ओपन स्फीयर जिसका सेंटर एफ ऑफ एक्स है और रेडियस जो है वो एप्सिलॉन बाई 2 है, centered at f of x and yeah, with the radius epsilon by 2। स्टूडेंट देखो f तो हमें कॉन्टिन्यूस पहले ही देख के रखा है, सो सिंस f इज कॉन्टिन्यूस और अगर f कॉन्टिन्यूस है तो हमने ये थ्योरम पढ़ी थी स्टार्टिंग में कि जो इसका इनवर्स the inverse image of each of these open sphere is an open
subset of capital X subset of X and the class of all such inverse images is an open cover of X। इनफेक्ट हुआ क्या, देखो कि अगर हमारे पास, अगर इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझने की कोशिश करें, हमारे पास ये X है और ये हमारे पास Y है, ये हमारे पास Y है, यहाँ पे X था और यहाँ पे हमारे पास f of X है, उसकी इमेज। लेकिन इसके ऊपर अगर हम ओपन स्फीयर तो बना ही सकते हैं हम, और यहाँ पे ओपन स्फीयर बनाया हमने इसके ऊपर, तो एक छोटा सा ओपन स्फीयर बन गया। तो बोलने का मतलब है कि जो ओपन स्फीयर हमारे पास आया ε/2, ये इसकी इनवर्स इमेज लीजिए, तो मतलब कि कोई ना कोई यहाँ पे सेट होगा एक्स के अंदर, जी मान लिया मैंने, उसको जब वो इसके साथ एसोसिएट होगा तो वो इसके बराबर आएगा। ठीक, वैसे तो एफ ऑफ एक्स जो है वो ऑब्वियस है, जब एक्स लग रहा है तो एफ ऑफ एक्स मिल रहा है हमें, लेकिन हम कर रहे हैं इस ओपन स्फीयर की बात। तो इस ओपन स्फीयर की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे जो मैपिंग है, दोनों के बीच में एफ की मैपिंग है, इट मीन दैट यहाँ पे कोई ना कोई हमें सेट मिलेगा एक्स से, जिसकी इमेज ये ओपन स्फीयर बनेगा। तो क्वेश्चन इज दैट कि अगर ये है तो इनवर्स इमेज ऑफ दिस, इट मीन दैट एफ इनवर्स ऑफ एस ये, और ये आपका, ये तो ओपन है, तो डेफिनेटली ये जो जी मिला ये भी ओपन होगा। तो यही बोल रहा है कि एफ कॉन्टिन्यूस है तो इनवर्स इमेज ऑफ ईच ऑफ दिस ओपन स्फीयर इज एन ओपन। तो ये एफ जी बना वो ओपन, इसकी जो इनवर्स इमेज होगी वो ओपन होगी। हमने ये थ्योरम पहले पढ़ रखी है। तो और ये जो जी होंगे अब ऑब्वियस है अलग अलग, क्योंकि दिस इज नॉट ए सिंगल पॉइंट, दिस इज फॉर ईच पॉइंट, हर पॉइंट्स के लिए, क्योंकि एक्स इज नॉट ए सिंगल पॉइंट फॉर ईच पॉइंट ऑफ एक्स। इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स हम यहाँ पे लेंगे, तो उसी तरह से अलग अलग यहाँ पे उनकी इमेजेस आएंगे और ओपन स्फीयर बन जाएंगे, और हर ओपन स्फीयर का जो प्री इमेज होगा वो एक ओपन सेट होगा, चाहे वो G1 G2 G3 होंगे, और वो जो क्लास ऑफ ये G1 G2 G3 होंगे, ये इस एक्स के लिए ओपन कवर का काम करेंगे। गॉट इट? आई थिंक नाउ यू गॉट इट। बट ये जो एक्स तो हमें कॉम्पैक्ट दिया है, बट एक्स इज कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस, कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस। अगर ये कॉम्पैक्ट है तो कवरिंग लेमा से हमारे पास क्या हो जाएगा, इट मीन दैट जो इसका ओपन कवर होगा उसके पास एक लिवेक नंबर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर ये एक्स कॉम्पैक्ट है तो फिर एक्स जो होगा वो सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट भी होगा। मेरे को हमने समरी में क्या लिखा है,
अगर x कम्पैक्ट है तो सीक्वेंसली कम्पैक्ट होगा, सीक्वेंसली कम्पैक्ट होगा तो लिवेक कवरिंग लेमा लग जाएगा। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं कि x इज ए कम्पैक्ट, देयर इम्प्लाइज x is sequentially compact. So by Livek covering lemma, this open cover, जो ओपन कवर की बात कर रहे हैं हम यहाँ ऊपर, this open cover has a Livek number से डेल्टा, ठीक। And if x and x dash are the 2 points, are any 2 points in x for which x और x के बीच में जो डिस्टेंस है वो डेफिनेटली डेल्टा से कम होगा, देन द सेट x and x dash is a set with the diameter less than delta, तो डेफिनेटली ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पे लाई करेंगे। लिवेक नंबर की डेफिनेशन की बात करें तो ये दोनों के दोनों, इनका जो इनवर्स इमेजेस हैं इसके अंदर किसी न किसी अंदर के को बिलोंग करेगा। सो both points belong to the inverse image of some one of the above open sphere both f of x and f dash x belong to one of these open sphere सो देयरफॉर अगर वो दोनों के दोनों ओपन स्फीयर में एग्जिस्ट करेंगे, देखो ये जो पहले पॉइंट्स बोथ स्फीयर बिलोंग्स टू इनवर्स इमेज ऑफ दिस, तो ये मतलब पहले आपके पास यहाँ पे होंगे इनवर्स इमेज G1 G2 में होंगे कहीं ना कहीं, और G1 G2 में होंगे तो डेफिनेटली वो यहाँ पे f ऑफ x और f ऑफ x डैश के अंदर होंगे। और साथ में जो इनका जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि y का जो मेट्रिक है वो D2 है, तो जो f ऑफ x
इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन, ठीक। बिकॉज अब हमें कॉन्टिन्यूस दे के रखा है ये, तो अभी इसमें एक बात है कि ये डेल्टा तो फिक्स हो गया ना, कोई भी दो पॉइंट्स होंगे तो वो उसके लिए ये होल्ड करेगा, कोई भी दो पॉइंट्स ले लो आप इसमें से, इस डेल्टा विल वर्क, क्योंकि लिवेक नंबर तो एक फिक्स हो जाता है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट वेरी नहीं करने वाला, ठीक। और साथ में ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, तो एफ ऑफ एक्स और इसका बीच में जो क्योंकि इनका देखो, अगर इसका रेडियस देखें, एफ ऑफ एक्स का जो रेडियस है वो है जो एफ ऑफ एक्स के ऊपर जो हमने ओपन स्फीयर बनाया था, इसका जो रेडियस है वो है एप्सिलॉन बाई 2, ठीक। और डेफिनेटली जो दूसरा है एफ डैश, ठीक, उसके ऊपर भी हमारे पास एक ओपन स्फीयर बनेगा, किसी न किसी ओपन स्फीयर के अंदर आएगा, तो डेफिनेटली हम इन दोनों की डिस्टेंस की बात करते हैं, तो और ये दोनों के दोनों जो पॉइंट्स हैं, ये जो हमने लिखा है बोथ ऑफ द पॉइंट बिलोंग्स टू इनवर्स इमेज ऑफ सम वन ऑफ द अबव ओपन स्फीयर्स, किसी न किसी ओपन स्फीयर के पास हो गया ना, बोथ एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स डैश बिलोंग्स टू वन ऑफ दीज ओपन स्फीयर, तो किसी ना किसी ओपन स्फीयर के अंदर आएंगे आएंगे, तो जब किसी न किसी ओपन स्फीयर के अंदर आएंगे तो मैक्सिमम जो जिस ओपन स्पेयर के अंदर आना, तो ये हो सकता है ये भी इसके अंदर आए, ये इसके अंदर आए, तो मैक्सिमम जो पॉइंट है जब एक ओपन स्पेयर के अंदर आना इन्होंने, क्योंकि ये तो डेफिनेशन ऑफ लिवेक नंबर है कि जो हमारे पास सेट और एक्स डैश बना है, वो किसी न, जिनका डायमीटर जो है वो डेल्टा से कम है, तो किसी ना किसी वो ओपन कवर के किसी न किसी एलिमेंट के अंदर जाएगा जाएगा ये सेट, और जाएगा तो डेफिनेटली उसके कॉरस्पॉन्डिंगली, चाहे वो अगर G1 के अंदर होगा, G2 के अंदर, दो किसी न किसी के अंदर होना है, कि ओपन कवर तो G1 G2 एक्स का, लेकिन उसके भी रिस्पेक्ट जो इमेजेस बन रही है, अगर G1 का अगर हम मान लें कि G1 जो उसके लिए ओपन स्फीयर ये बन रहा है, G2 के लिए दूसरा ओपन स्फीयर बनेगा, तो अगर ये दोनों दोनों के दोनों पॉइंट G1 के अंदर है, तो डेफिनेटली अगर G1 के अंदर है, तो इट मीन्स दैट ये जो ओपन स्फीयर बन रहा है जिसका सेंटर एफ डैश है, इसके अंदर ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे, ठीक। तो ओपन स्पेयर आएंगे तो मैक्सिमम हो सकता है, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है दोनों के बीच में, तो ये डिस्टेंस हो सकता है, तो मैक्सिमम इसका जो रेडियस है वो एप्सिलॉन बाई 2 है, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, डायमीटर इक्वल टू एप्सिलॉन हो सकता है, तो डेफिनेटली ये आपके पास सेंटर में है, ये पॉइंट तो कहीं ना कहीं आउटसाइड ही होगा, तो डेफिनेटली इसका जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से कम ही रहेगा, so that's why we can say f is uniformly continuous, so continuously इसलिए हुआ क्योंकि लिवेक नंबर एग्जिस्ट करा, तो लिवेक नंबर जो भी कोई भी दो पेयर हम पॉइंट्स उठाएंगे, जब भी कंटिन्यूटी करनी होगी दो ही पॉइंट्स उठाएंगे ना, तो जो कोई भी दो पॉइंट लेंगे एक्स में से, उनके लिए ये लिवेक नंबर होल्ड कर जाएगा, एनी टू नंबर्स, ठीक। बस ये है कि उस सेट का जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, उनका दोनों का डिस्टेंस डेल्टा से कम होगा, और डेल्टा से कम होगा तो भी सेट का जो डायमीटर है वो डेल्टा से कम होगा, तो किसी न किसी को ओपन कवर के सेट के अंदर वो नंबर जाएगा। तो यहाँ पे हम वी कैन सिंपली सी दैट कि जो हमारे पास जो डेल्टा है वो एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करे, इट्स नॉट डिपेंडिंग अपॉन एक्स, इट्स नॉट कि डेल्टा चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो दैट्स व्हाई इट इज यूनिफॉर्मली
कॉन्टिन्यूस। सो दैट्स ऑल। अगर हम दोनों को कंबाइन करना हो तो एक चीज इंपॉर्टेंट हमारे पास ये आ गई, ये चीज हो गई, इन दोनों का लिया, और साथ में दूसरी चीज हमारे पास आ गई कि जो इन पॉइंट की जो इमेजेस के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन। ठीक। So that's all for this theorem. So now with the next video we start with the Scauli theorem, because otherwise video लंबा हो जाता है. So we meet in a next video. Thank you.